डेरिवेटिव बोला जाए तो थोड़ा सा टफ है ये चैप्टर, जो क्वेश्चंस आते स्पेसिफिकली उन क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसका वेटेज कितना है, तो उसका वेटेज मेरे ख्याल से 7 मार्क्स का तो है ही। इसमें से केस स्टडी का एक क्वेश्चन आने का फुल चांस है जो 4 मार्क्स का होगा, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक्स आएगा। अब इसके अंदर बाइफर्गेशन क्या है वो एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। अब इसको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो एक तालाब है, उसमें आपने एक पत्थर फेंका बीच में कहीं, तो क्या होगा, वेव्स बनेंगी जो सर्कुलर शेप में होंगी और जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा सर्कल। समझ में आया? तो अगर मान लो वो जो सर्कुलर शेप जो इंक्रीज हो रहा है उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है, तो उस सर्कल के अंदर का एरिया किस रेट से बढ़ेगा, ये निकालना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के अंदर आते हैं। समझ में आया? अब जैसे मैंने सर्कल बोला तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सर्कल का पेरीमीटर पता होना चाहिए। स्फीयर, स्फीयर याद है ना, 10th में पढ़ते थे, तो स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का सरफेस एरिया, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन और क्या क्या है, सिलेंडर। तो जो आप सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर क्लास 10th में जो पढ़ते थे उनके सारे फॉर्मूले याद रहने चाहिए, ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर उसका नाम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक है वो समझते हैं। तो जैसे अगर मान लो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ये एक लाइन की इक्वेशन है। y इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 5, ये दूसरे लाइन की इक्वेशन है। अगर मैं पूछता हूं इनमें से कौन सी लाइन राइजिंग लाइन है जो आगे जाके बढ़ रही है, और कौन सी फॉलिंग लाइन है, पहली वाली राइजिंग है, दूसरी वाली क्या है, फॉलिंग है, कैसे पता चला? स्लोप देख के, ठीक है। स्लोप आपने डायरेक्टली देख के बता दिया, y इज इक्वल टू क्या है, mx प्लस सी। समझ में? वही स्लोप निकालने का एक और तरीका क्या होता है, आप डिफरेंशिएट कर दो dy बाई dx। dy बाई dx मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो वो वाली वैल्यू यहां पर क्या आएगी, +2, और यहां से dy बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी, -3। तो स्लोप यहाँ पॉजिटिव है मतलब लाइन राइजिंग होगी, स्लोप यहाँ नेगेटिव है मतलब लाइन क्या होगी, फॉलिंग होगी। समझ में? तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम डेरिवेटिव निकाल के बता सकते हैं। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब जैसे कि अगर किसी फंक्शन को, ये ग्राफ और ये पॉलिनोमियल दोनों अलग अलग है, मैच नहीं कर रहे, लेकिन मान लो किसी पॉलिनोमियल का ग्राफिक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, ग्राफ ऐसा बन रहा है। अब अगर मैं बोलूं ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आपका आंसर होगा कौन से इंटरवल पे आप पूछ रहे हो। अगर मैं बोलता हूं इंटरवल ए से बी के बीच में, तो आप क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग। बी से सी के बीच में डिक्रीजिंग, सी से डी के बीच में इंक्रीजिंग। समझ में आया ये चीज? तो कई फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होते हैं डिपेंडिंग ऑन इंटरवल्स। तो ये हम निकाल सकते हैं इसको यूज करके। क्या ये क्लियर? अब टेंजेंट, ये एक वर्ड आपने सुना है। टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच करती है। क्या ये क्लियर? तो इस ग्राफ में कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट। हर पॉइंट पे एक टेंजेंट बन सकता है। जैसे यहां पर एक टेंजेंट बनेगा, यहां पर एक टेंजेंट बनेगा, ऐसे हर पॉइंट पे टेंजेंट बन सकते हैं। क्या ये क्लियर? लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाता हूं तो वो टेंजेंट ऐसा बनेगा। ये जो टेंजेंट बनेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा, और जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप क्या होता है, 0। मतलब dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का क्या आएगा, 0। समझ में? तो ये पॉइंट जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव आपको 0 मिलता है उन्हें कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट। और उन क्रिटिकल पॉइंट पे आपको फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज मिलती है। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब या तो मैक्सिमा मिलेगा या फिर मिनिमा मिलेगा। जैसे यहां पर आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। अगला क्रिटिकल पॉइंट कहां पर आएगा, सी पे, क्योंकि यहां पर भी जब हम स्लोप बनाएंगे, तो जब लाइन बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे, तो उसका स्लोप क्या होगा, 0। तो अगेन यहां पर आपको क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। क्या ये समझ में आया?
तो इसी से आपका थर्ड एप्लीकेशन आ जाता है जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये है थर्ड एप्लीकेशन, समझ में आ गया। और यही सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है किसका, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। इसके अलावा और कुछ भी एप्लीकेशन होते थे जो हटा दिया गया है, जैसे अप्रोक्सीमेशन, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, तो वो बोर्ड्स के सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, अब इनका एप्लीकेशन हमने देख लिया, लेकिन इनका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है ये चीज अभी हमने डिस्कस नहीं की। तो बहुत ज्यादा इनका यूज किया जाता है कहां पर, स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट के वैल्यू प्रिडिक्शन पे। ठीक है, कब वो अपना मैक्सिमा बना रहा है स्टॉक, कब अपना मिनिमा बना रहा है, कौन सा चार्ट रीडिंग। एक्चुअली स्टॉक मार्केट एनालिसिस दो पार्ट में होता है, एक टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस ज्यादातर सीए लोग करते हैं, जो कंपनी कितनी प्रॉफिट पे कितनी लॉस पे वो सब कैलकुलेट करते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिस्ट लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो लोग सिर्फ चार्ट पैटर्न को देख के प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे जाके इसका मूवमेंट कैसा होगा। क्लियर ये चीज। तो उन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, और जो लोग इनको अच्छे से अप्लाई करना सीख जाते हैं उनकी अच्छी जॉब लगती है। जो अच्छे आईआईटी वगैरह से कई लोग पढ़ के बैंकिंग की जॉब में जाते हैं ना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बर्कशायर हाथवे हो गया, बार्कलेज हो गया, इन लोगों का बहुत हाई पैकेज होता है। वो लोग प्रिडिक्शन पे ही काम करते हैं ये सारे मॉडल के। ठीक है, तो ये हो गई ये सारी बात की आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या क्या चीज होती है। अब आते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक से, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है पढ़ो एक बार। हाँ, तो अब ये पूरी लाइन पढ़ने के बाद आपको पहले क्या समझना है, आपको किसका चेंज निकालना है और किसके रेस्पेक्ट में, दो चीजें, किसका चेंज और किसके रेस्पेक्ट में। तो यहां पर इस क्वेश्चन में किसका चेंज निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया का चेंज निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या निकालना है, डीए अपॉन डी आर। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, और सर्कल का है तो आपको सर्कल के एरिया का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, आर के। तो आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डीए अपॉन डी आर, और राइट साइड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r। ये क्लियर। फिर उसके बाद आपको इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया तो निकालना था, लेकिन किन वैल्यूज पे ये भी बता रहा है, r इज इक्वल्स टू 3। तो यहां पर अब पुट कर दो, पुट r इज इक्वल्स टू 3। तो dA बाय dr इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 पाई। और सेकेंड केस में r इज इक्वल टू 4। तो अब बताओ dA बाय dr क्या आएगा, 8 पाई। ये समझ में आया सबको, कोई डाउट नहीं इसमें? एक क्वेश्चन पूछता हूं, चलो बताओ, ये जो हमने निकाला dA बाय dr, इसकी यूनिट क्या होगी, क्या होगी? क्या होगी? तो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। कट के सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली इसको ऐसा ही लिखना चाहिए, क्योंकि यहां पर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर इस रेट से चेंज हो रहा है पर सेंटीमीटर। मतलब रेडियस हर बार जब 1 सेंटीमीटर से बढ़ेगा तो उसका एरिया किस रेट से बढ़ेगा ये बता रहा है। क्लियर ये? तो ये हो गया, हटा दो उसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जल्दी से पढ़ो और पढ़ के बताओ क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। Volume of cube is increasing at a rate of 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहां पर आपको वॉल्यूम का इंक्रीज बता रहा है, वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होती है पर सेकेंड, मतलब वॉल्यूम किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के। तो यहां पर आपको जो गिवन है वो क्या है, dv अपॉन dt। तो क्वेश्चन में ये लिखोगे dv बाई dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या यहां तक क्लियर सबको? फिर अगली लाइन क्या बोल रही है, हाउ फास्ट
इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, इसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ये निकालना है। तो सरफेस एरिया को अगर मैं एस से डिनोट करूं तो आपको निकालना है ds बाय dt। इट इज क्वेश्चन मार्क। व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर, तो किसकी एज की लेंथ है? क्यूब की। ठीक है, तो क्यूब की एज की लेंथ को a मान लेता हूं। a इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने? 12 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर? अब ये सारा वॉल्यूम सरफेस एरिया सब क्यूब की बात कर रहा है, तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, याद आया? ये साइड इंटू साइड इंटू साइड ये पढ़ते थे। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? क्यूब के 6a², 6 फेसेस होते, हर एरिया a², तो क्या हो जाएगा? 6a²। क्या ये दो चीज क्लियर सबको? ओके, सो हमें इसका रेट ऑफ चेंज गिवन है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? टाइम। क्यों टाइम? क्योंकि आपको dv बाय dt गिवन है। क्लियर? तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? dv बाय dt। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इंटू da बाय dt। क्या ये क्लियर सबको? अब dv बाय dt की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 3a² da बाय dt। क्या यहां तक क्लियर है सबको? हाँ, अब a की जो वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में वो भी इसमें पुट कर दो, तो 8 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 12² da बाय dt। अब सिंप्लीफाई करके da बाय dt की वैल्यू में निकाल लो। यस, सो da बाय dt की वैल्यू आएगी 1/54। यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यों क्लियर हुआ? क्योंकि ए मतलब उसकी एज है, उसकी एक साइड है, तो साइड चेंज हो रही है इस रेट से। ओके, हाँ। अब आ जाते हैं एस पे, तो आपको सरफेस एरिया का रेट चेंज चाहिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा? ये ds अपॉन dt। इसका डेरिवेटिव 12a इंटू da बाय dt। यहां तक क्लियर? अब आपके पास ये दोनों वैल्यूज जो है उन्हें पुट कर दो, da बाय dt की और a की। कितना आ रहा है? 8/3। 8/3 आ रहा है क्या? वैभव कुछ डाउट है क्या? एक ही वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ना, 12। व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12, तो एज मतलब उसके एक साइड की लेंथ 12 है। ओके, सो आंसर आएगा 8/3। यूनिट क्या आएगी? पर सेकेंड, तो ठीक है। ऊपर क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एस मतलब सरफेस एरिया, एरिया की यूनिट स्क्वायर में आती है। क्या ये क्लियर सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो अब।
ट्राई करो, ये बनेगा कि ये नहीं बनेगा तो बताना मुझे। आ गया क्या आंसर? सबका बना? जिनका बना नेक्स्ट बनाओ, और जिनका नहीं बना एक बार इधर समझ लो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो क्या लिखा हुआ है? द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dr बाय dt की वैल्यू आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो उसका एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ये आपको बताना है, डीए बाई डी टी आपको फाइंड आउट करना है। क्या ये चीज समझ में आया? और कब? जब रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, व्हेन आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करो, एरिया का फॉर्मूला यूज करो। ए इज इक्वल टू क्या होता है सर्कल के लिए? पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा ये डीए बाय डी टी इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी। ये समझ में आ गया? अब वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2 इंटू आर की जगह पे 10 और डी आर बाई डी टी की जगह पे कितना आ जाएगा 3। तो आंसर कितना आ जाएगा 60 पाई। एरिया चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम होता है सेकंड में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या ये बन गया सबका? हाँ देख, अलग होता है। कैसे? सर्कल जो होता है वो एक 2D शेप होता है, फ्लैट होता है, तो उसके लिए जनरली सिर्फ एरिया वर्ड यूज करते हैं। लेकिन अगर क्यूब है, क्यूबॉइड है, जैसे ये रूम है तो 3D है, तो इसमें सरफेस कितने बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं, तो इसके लिए सरफेस एरिया वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, हो गया, हटा दो उसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना चालू किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है an edge of variable cube is increasing at a rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्यूब जो होता है तीनों साइड्स क्या होते हैं? सेम। और उसका एज, उसके एज को यूजुअली किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो डीए बाय डी टी, उसके एज का रेट चेंज आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, उसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ये बताना है। तो यहां पर आपको डीवी बाय डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब एच कितना हो? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, व्हेन ए इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का होता है ए क्यूब, फिर डिफरेंशिएट करो, वैल्यू पुट करो, हो जाएगा सॉल्व ये। चलो करो जल्दी सॉल्व। जिनका होते जा रहा है क्वेश्चन आंसर्स मैच करते जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते जाओ।
समझ में आई। बना रहे हो ना क्वेश्चन? अगर नहीं बन रहा तो पूछना मुझसे ना। 6 में डाउट है, और तुम लोगों को किस में डाउट है? 5 में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार चेक कर लो जिनको 5 में डाउट है। आ गया सबका? बन गया 5? बनाओ। 6 में डाउट है, ट्राई करना थोड़ा। अरे सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यूज कर ले बस, और क्या। dr बाई dt की वजह सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। उसको डिफरेंशिएट कर दे। क्या बताना है? हाँ बता, क्या बताना है? दिखाना तो उसको बुक। क्या, कौन सा क्वेश्चन? क्यों? क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान से देखो, वो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो रेडियस है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां पर आपको गिवन है dr बाई dt की वैल्यू। यूनिट से आप पहचान सकते हो आपको क्या गिवन है, ठीक है? तो ये हो गया 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफेरेंस? इसका सर्कमफेरेंस किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? तो सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? c इज इक्वल्स टू 2 पाई r। सर्कमफेरेंस को c से डिनोट कर देते हैं। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? dc बाय dt। अब c देख के मत ये सोच लेना कि ये 0 होगा, क्योंकि c यहां कांस्टेंट नहीं, c यहां सर्कमफेरेंस है। ओके, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 पाई, और r का क्या हो जाएगा? dr बाय dt। क्या ये क्लियर? अब dr बाय dt की वैल्यू पुट कर दो। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको?
ओके, तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 0.7, सो आंसर विल बी 1.4 पाई। आंसर की यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड। सरकमफेरेंस का चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हो गया सबका ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर कहीं डिक्रीजिंग आ रहा है तो नेगेटिव लेना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसा दिखता है ये पता है ना सबको? ये लेंथ को अगर एल ले रहा हूं, ब्रेड को अगर बी ले रहा हूं, तो ये भी बी होगा, ये भी एल होगा। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री की लेंथ। तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर का फॉर्मूला? 2 टाइम्स एल प्लस बी। क्या ये क्लियर? क्या हुआ सुमांशु? ठीक है, ओके। सो अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहां पर लेंथ इस रेट से डिक्रीज हो रही है, तो आपको dx बाय dt गिवन है, दैट इज -5 सेंटीमीटर पर मिनट। क्या ये वाली लाइन सबको क्लियर? डिक्रीजिंग के साथ हमेशा माइनस लगाना। नहीं, सब में अगर मिनट यूनिट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, तो dy बाय dt इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट। When x is equals to 8, y is equals to 6, find the rate of change of perimeter. So when x is equals to 8, y is equals to 6, आपको क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट पार्ट में dp बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर इज क्वेश्चन मार्क। तो पहले तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख दो, 2 टाइम्स x प्लस वाई। क्या ये क्लियर सबको? अब डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है? टाइम। तो यहां पर हो जाएगा dp बाय dt, राइट साइड में हो जाएगा 2, और इधर पे क्या आ जाएगा? dx बाय dt प्लस dy बाय dt। ओके, अब ये दोनों वैल्यूज जो गिवन है उसे उठा के पुट कर दो, तो dp बाय dt इज इक्वल्स टू 2 अंडर ब्रैकेट dx बाय dt की जगह पे -5, dy बाय dt की जगह पे +4, तो dp बाय dt आपको मिलेगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग at a rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ध्यान देना इधर पे, यहां पर मैंने -2 सेंटीमीटर पर मिनट नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ 2 सेंटीमीटर पर मिनट लिखा है। माइनस को हटा के मैंने उसकी जगह डिक्रीजिंग वर्ड यूज कर लिया। क्लियर सबको ये? ओके, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकेंड पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? x इंटू वाई। ये क्लियर सबको? डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dA बाय dt, और राइट साइड में लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहां तक सबको क्लियर? अब सारी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, पुट करो और कैलकुलेट करके आंसर बताओ। 10 सेंटीमीटर dA बाय dt इज इक्वल्स टू x के प्लेस पे 8, dy बाय dt के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 4,
प्लस y के प्लेस पे 6 और dx बाई dt के प्लेस पे -5। तो 8 4 जा 32 -30, so answer is 2 centimeter square per second, sorry per minute, per minute। क्या ये क्लियर? सो फाइनली आंसर ऐसा ही कुछ लिख देना, एरिया इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये हो गया, हटा दो फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 8। कुछ बचा है क्या नोट करने का? तो कर लो, बचा है। स्फेरिकल, ये हटा दूं मैं? 44 क्या हो गया? स्फेरिकल ही लेना है। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, मेंशन भी तो किया स्फेरिकल बलून है, ऑन इन्फ्लेशन is being inflated by pumping 9 cubic centimeter of gas per second। ये बताओ, ये जो आपको 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और ये समझने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट को समझना है। क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब ही हुआ, और ये किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की। पर सेकेंड मतलब अपॉन में क्या आ रहा है? टाइम। तो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन टाइम मतलब डीवी बाई dt। समझ में आ गया? फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस। तो क्या निकालना है यहां पर? dr बाय dt, रेडियस किस रेट से बढ़ रहा है? When the radius is 15 सेंटीमीटर, तो r is equals to 15 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है? 4/3 पाई आर क्यूब, करेक्ट। सो 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला नोट करो और फिर डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पर आ जाएगा dv अपॉन dt, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर इंटू dr बाई dt। अब सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो। ये 3 और ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा। यहां पर क्या जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर dr बाई dt। अब वैल्यूज पुट कर दो, तो 4 पाई 15 का स्क्वायर इंटू 900। बताओ सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है? पाई के टर्म्स में रहने देना ना, 1 अपॉन, मैं गलत किया क्या? सॉरी, मैं गलत कर रहा हूं। मैं dv बाई dt की जगह पे रखना है, मैं dr बाई dt की जगह पे रख दे रहा हूं, सॉरी। यहां पर आ जाएगा 900 इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 15 स्क्वायर dr बाई dt। तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो 900 अपॉन 4 पाई इंटू 15 इज इक्वल्स टू dr बाई dt। तो 15 1 जा 15, 6 जा 90,
फिर उसके बाद ये आ जाएगा 0, 15 1 जा 15 4 जा 4 और ये 4 कैंसल, तो 1/π आ जाएगा dr/dt सेंटीमीटर पर सेकेंड। चेक कर लो आ गया क्या सबका? नेक्स्ट स्टार्ट करो। ये हटा दो, हो गया तो सबने नोट कर लिया तो नेक्स्ट ट्राई करो। A balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which volume is increasing with radius when the later is 10 centimeter. ये कितने बच्चों को समझ में आ गया? नहीं आया किसी को समझ में? कुछ थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है ना? चलो इधर पे ध्यान से देखो। A balloon which always remains spherical has a variable radius. ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, उसका रेडियस चेंज हो रहा है। Find the rate at which its volume is increasing with radius. तो उसका वॉल्यूम किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? रेडियस के। जो आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो क्या निकालना है आपको यहाँ पर? dv/dr। तो यहाँ टाइम नहीं, यहाँ रेडियस के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम का चेंज निकालना है। When the later is 10 सेंटीमीटर, तो ये लेटर वर्ड का मतलब क्या है? बाद वाली क्वांटिटी। कौन सी बाद वाली? वॉल्यूम और रेडियस में बाद वाली क्वांटिटी कौन सी है? रेडियस। तो जब उसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो dv/dr इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। समझ गए क्वेश्चन? अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला अभी हमने देखा वही लिखो, 4/3 πr³। और अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? r के। r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/dr, यहां पर 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, r³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3r²। और कुछ नहीं यहीं पर, क्योंकि टाइम में करते थे तो dr/dt आता था, अभी नहीं आएगा। ओके, अब क्या होगा? ये 3 और ये 3 कैंसल आउट, तो ये हो गया 4π और r रेडियस की जगह पे पुट कर दो 10, तो ये क्या हो जाएगा? 10²। तो 4π इंटू 100, तो आंसर कितना आ जाएगा? 400π सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। ईशान बनाता है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आने का चांस है, तो इसको समझो ध्यान से। क्या लिखा हुआ है मैं एक्सप्लेन कर दूं क्या, कि पढ़ोगे? पहले एक बार पढ़ लो पहले, जब तक नहीं पढ़ोगे तो मेरा एक्सप्लेनेशन भी समझ में नहीं आएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ओके, तो मान लेते हैं ये वॉल है, ये ग्राउंड है, ठीक है, और वो जो लेडर है वो इस टाइप से टिकी हुई है वॉल पे, और ये उसका फुट है जो ग्राउंड पे है। ये समझ में आ गया सबको? अब क्या लिखा हुआ है? द लेडर ऑफ द बॉटम इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। तो ये वाले पॉइंट को हम यहां से खींच रहे हैं इस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द वॉल। तो जब इसको इस डायरेक्शन में खींचेंगे तो ये वाला जो टॉप वाला जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। समझ में आया ये चीज? और लेडर की पोजीशन थोड़ी ऐसी हो जाएगी, ये समझ लो, इस टाइप की हो जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन में लिख रहा है किस रेट से इसे खींच रहे हैं, तो आंसर है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो लेडर जब इंक्लाइन कर रही है वॉल पे, तो एक्चुअल में वो क्या फॉर्म कर रही है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। और इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो बेस है वो किस रेट से चेंज हो रहा है? बेस बढ़ रहा है ना,
तो किस रेट से बढ़ रहा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां पर आपको dB बाय dt ये गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया कैसे मैंने ये लिया dB बाय dt? ओके। अब लिखा है हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग। तो इसका क्या डिक्रीज हो रहा है? परपेंडिकुलर डिक्रीज हो रहा है। तो आपको क्या निकालना है? dp बाय dt ये किस रेट से चेंज हो रहा है ये फाइंड आउट करना है। क्या ये क्लियर? परपेंडिकुलर रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब ये पता है वो नेगेटिव आएगा। यहां तक क्लियर ना? अब लिखा है when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall। तो foot of the ladder मतलब ये बेस की ही बात कर रहा है, वो कितना अवे है वॉल से? 4 मीटर। तो when base is equals to 4 मीटर, जब हम बेस को क्या लेंगे? 4 मीटर। यहां तक समझ में आ गया सबको? ओके। अब यहां पर एक चीज कांस्टेंट है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज कांस्टेंट है, वो क्या है? हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो रहा है। ओके। और तीनों में रिलेशन क्या होता है? करेक्ट, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। क्या ये क्लियर? और यहां पर h जो है वो है कांस्टेंट। तो अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं तो पी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2p इंटू dp बाय dt। टाइम के रेस्पेक्ट में होगा ना, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में क्वांटिटी। इसका क्या होगा? 2b इंटू db बाय dt। और राइट साइड? तो राइट साइड आएगा 0। क्या ये सब समझ गए? ओके। अब यहां पर हमें dB बाय dt की वैल्यू गिवन है। अच्छा, एक और चीज यहां पर कुछ गिवन थी ना, लेडर की लेंथ भी गिवन है ना क्वेश्चन में। कितनी है? 5 सेंटीमीटर, है ना? तो यहां पर इनिशियली आपको h की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और जब व्हेन बेस इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, हाँ हाँ ठीक है, मीटर है, ठीक है। तो व्हेन बेस इज इक्वल्स टू 4 मीटर, तो ये बताओ परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 3 मीटर। क्या ये निकाल लोगे? कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है। तो हमें ये पता चल गया h की वैल्यू तो ठीक है, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू मिल गई। अब आप क्या करो, परपेंडिकुलर के प्लेस पे पुट कर दो 3, या परपेंडिकुलर की जगह पे पुट कर दो 3। dp बाय dt आपको फाइंड आउट करना है, बेस की जगह पे पुट कर दो 4, और dB बाई dt की वैल्यू भी आपको पता है 2। तो क्या आ रहा है आंसर? -2। चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू dP बाई dt प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। ये 3 है क्या? नहीं, बेस 4 है, हाँ ठीक है। तो 6 dP बाई dt इज इक्वल्स टू -16। तो dP बाई dt इज इक्वल्स टू -16 अपॉन 6। सेंटीमीटर पर सेकंड है, लेंथ है वो हाफ मीटर है। अच्छा, मैंने गलत कर दिया क्या? Yes, sir, ओके, आंसर पीछे सही आ रहा है। माइनस में नहीं आएगा क्योंकि डिक्रीजिंग बता रहा है ना सीधा। अच्छा, ये आप लोगों का आंसर कितना आ रहा है? dP बाई dt की वैल्यू -8/3 आ रही है क्या? बताओ। -8/3 मतलब 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा है क्या उसमें आंसर में? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही आएगा। अब क्यों सही आ रहा है यूनिट चेंज कर नहीं भी करने पे, उसका रीजन समझो। क्योंकि अगर मान लो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड की जगह पे इसको मैं मीटर पर सेकेंड में बदल देता, तो ये आंसर भी मेरा किस में आता? मीटर पर सेकेंड में। वापस उसको सेंटीमीटर में बदलता तो वही आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि यहां पर मैं 2 की जगह पे क्या पुट कर देता? 2/100 पुट करता।
बाद में जाके इसके भी आंसर में क्या जाता, अपॉन में 100 आ जाता, बाद में वापस उसको कन्वर्ट कर दो। समझ में आया ये चीज? इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो यहां पर जो इसका हाइट है वो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से रिड्यूस हो रहा है। हटा दो उसको मैं, Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। तो क्वेश्चन में लिखा है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व दिस, एक पार्टिकल इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो मान लो यहां पर कोई ऐसा पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये ऐसे ही मूव कर रहा है कहीं पर भी, ठीक है। अब अगर इसका मूवमेंट होगा तो हर एक पॉइंट में x और y कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। समझ में है? अब क्या बोल रहा है, आपको इस कर्व की, इस जो पाथ वो फॉलो कर रहा है, आपको उसकी इक्वेशन गिवन है 6y इज इक्वल्स टू x³ + 2, ठीक है। और आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये वो पॉइंट है मान लो, ठीक है, जहां पर y कोऑर्डिनेट का जो चेंज है वो कितना है, 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। क्या ये क्लियर हो गया? तो x और y कोऑर्डिनेट किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? ये पार्टिकल जो अपनी पोजीशन बदल रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में। समझ में आया ये चीज? तो यहां पर जो y कोऑर्डिनेट का चेंज है वो कैसे पता चलेगा, dy/dt। x कोऑर्डिनेट का चेंज क्या हो जाएगा, dx/dt। और लिखा है y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो बताओ क्या बना इक्वेशन यहां पर, dy/dt equals to 8 dx/dt। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो ये चीज उसने इनडायरेक्टली दे दी क्वेश्चन में, और कर्व की इक्वेशन भी आपको दे दी है। तो 6y इज इक्वल्स टू x³ + 2 ये भी गिवन है। और फाइंड आपको क्या करना है, x और y की वैल्यूज, क्योंकि x और y की ये वैल्यू उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ओके, तो क्या करना है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा 6dy/dt is equals to 3x² dx/dt। क्या यहां तक सबको क्लियर? अब dy/dt की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 6 × 8 dx/dt is equals to 3x² dx/dt। यहां तक क्लियर? 6 8 ये हो जाएगा 48 dx/dt, इधर हो जाएगा 3x² dx/dt। अब क्या होगा, dx/dt दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाएगा, तो 48 इज इक्वल्स टू 3x², 3 अपॉन में आ जाएगा, तो 48/3 इज इक्वल्स टू x²। फिर 3 1 3 से कटेगा 16 टाइम्स में, तो आपको मिलेगा x² इज इक्वल्स टू 16। क्या आएगा ईशान? हाँ, 8 कौन बोल रहा था? अच्छा, तो x की वैल्यू आएगी +4 एंड -4, दोनों हो सकता है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स कैन बी नेगेटिव। अब x की वैल्यू मिली, y की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आप x की इन वैल्यू को यहां पर पुट करो। तो बताओ जब x की जगह पे 4 डालेंगे तो y क्या आएगा? 4 4 16, 4 64 + 2 68, 68/6। तो हाँ 66/6 11 आएगा ना, 64 + 2 66/6 मतलब ये आएगा 11। तो x 4 रखने पे y 11 आएगा, और -4 रखने पे -64 -32 -62 -31/3 वही आ रहा क्या? -4 रखने पे -31/3। चेक करो आंसर में, दोनों आंसर्स गिवन है कि नहीं, 4, 11 एंड -4, -31/3।
समझ गए सभी ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो फिर। ओके, सो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है। The radius of an air bubble increasing at this rate. At what rate is the volume of the bubble increasing when radius is 1 centimeter? तो मेरे ख्याल से कुछ हिंट करते जाता हूं, इजी है ये वाली क्वांटिटी क्या है पहले बताओ। dr by dt is equals to हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर क्या फाइंड आउट करना है, at what rate is the volume of bubble increasing, dv by dt निकालना है when r is equals to 1 सेंटीमीटर। बन जाएगा क्या ये बता दो। Yes, sir. हाँ, 2 सेंटीमीटर। यहाँ क्या लिखा हुआ है, बबल है ना, बबल तो स्फीयर, स्फीयर है तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब। बना लोगे ये? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका हो गया नेक्स्ट ट्राई करो। Okay. Variable time. नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ डायमीटर। तो एक बलून का डायमीटर गिवन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वेरिएबल डायमीटर गिवन है ना, always remains spherical has a variable diameter this, find the rate of change of its volume with respect to x. Okay, किसको देखो इधर ध्यान देना, बताओ ये क्वेश्चन बना क्या किसी का। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको डायमीटर d गिवन है, कितना गिवन है 3/2 अंडर ब्रैकेट 2x + 1। तो रेडियस क्या होता है इसका हाफ, तो वो कितना हो जाएगा 3/4 अंडर ब्रैकेट 2x + 1। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब ये किसकी बात कर रहा है, स्फीयर की। तो स्फीयर के वॉल्यूम को निकालना है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। क्या ये क्लियर? अब r के प्लेस पे ये नंबर पुट कर दो, v = 4/3 पाई, r के प्लेस पे क्या आ जाएगा 3/4 × 2x + 1 का होल क्यूब। क्या यहां तक क्लियर सबको? तो वॉल्यूम v = कितना हो जाएगा 4/3 पाई। अब देखो 3/4 का क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 3³ / 4³ और यहां पर आ जाएगा 2x + 1 का होल क्यूब। यहां तक क्लियर सबको? तो v = यहां से एक 4 कटेगा, यहां पर 4² बन जाएगा, यहां से एक 3 कटेगा, यहां 3² बन जाएगा। तो 3² = 9, तो ये कितना बन जाएगा 9 पाई डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, और ये वाला टर्म 2x + 1 का होल क्यूब एज इट इज।
तो अभी मैंने वॉल्यूम निकाल लिया, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इससे हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा, ये dv अपॉन dx, राइट साइड में 9 पाई अपॉन 16 कांस्टेंट है, और इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 अंडर ब्रैकेट 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 चेन रूल से अंदर वाला टर्म भी डिफरेंशिएट होगा। अब ये 2 1s और ये 2 8s कैंसल आउट हो जाएगा। सो फाइनली dv बाय dx की वैल्यू मिलेगी 9 3s 27, सो ये आ जाएगा 27 पाई बाय 8 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दैट्स इट। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हटा दो ये, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। क्यों? अभी वैसे भी वाली क्लासरूम खाली नहीं हुई है, इसलिए तो खाली होगी तो मैं बता दूंगा, मैं देख रहा हूं ना। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी। वो क्लास खाली होगी छोड़ दूंगा, ठीक है? अरे तो वहां जगह ही नहीं है, बाहर में कहाँ खड़े रहोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी। Sand is pouring from a pipe at a rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? यहां पर ध्यान देना, ये सपोज मान लो एक पाइप है या जो भी एक कंटेनर है जहां से सैंड पोर कर रहा है, ठीक है? और जब वो यहाँ पर ग्राउंड पे आ रहा है तो ग्राउंड पे आने के बाद वो जो शेप फॉर्म कर रहा है वो शेप कैसा बन रहा है, कोनिकल शेप बन रहा है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। क्या ये क्लियर? अब यहाँ इसका जो वॉल्यूम है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो किस रेट से चेंज हो रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो dv बाई dt इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब क्वेश्चन का ये वाला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। तो इस कोन की जो हाइट है जिसे हम h से डिनोट करते हैं वो हमेशा इस रेडियस का क्या है, 1/6। तो h इज इक्वल्स टू 1/6r, ये आपको गिवन है। यहां तक समझ में आ गया? अब बोल रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन, सैंड कोन इज इंक्रीजिंग। तो आपको बताना है dh बाई dt की वैल्यू क्या होगी व्हेन h इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, जब इसकी हाइट कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर सबको? तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या ये समझ में आ गया? अब यहां पर हम r की वैल्यू निकालेंगे h के टर्म्स में। तो यहां से देख के बताओ r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6h, और इस r की वैल्यू को यहां पर r के प्लेस पे पुट कर देना। तो v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, और ये हो जाएगा 6h का होल स्क्वायर इंटू h। ये क्लियर सबको? सिंप्लीफाई करोगे तो v इज इक्वल्स टू पाई/3, ये हो जाएगा 36h स्क्वायर इंटू h। 3 1s 3 2s, ये कैंसल आउट हो जाएगी टर्म्स। तो v इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 12 पाई h क्यूब। क्या ये क्लियर? आगे सॉल्व कर लोगे, डिफरेंशिएट करना, dv बाई dt मिलेगा, उसका भी डेरिवेटिव निकाल लेना। ओके okay? 3h स्क्वायर इंटू dh बाई dt आ जाएगा, और फिर इसके प्लेस पे क्या पुट करोगे, 12, और ये सब तो एज इट इज कांस्टेंट है, और h के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 4 स्क्वायर हो जाएगा, और सॉल्व करके dh बाई dt निकाल लेना है। किसी ने निकाला? कितना आ रहा है?
1/48 पाई, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आएगा फाइनल आंसर। चेक कर लो। ठीक है। सो अभी और कुछ क्वेश्चंस बच गए, उसको हम नेक्स्ट क्लास में एंड कर